Once again a very good afternoon to you all. स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सेक्शन क्लास 10th का। केवल वो सारे क्वेश्चंस जिस तरह के या तो एग्जाम में आते हैं या इस बार आने वाले हैं पक्के। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो फिलहाल आपको जो लेटेस्ट मार्किंग स्कीम दी गई है बेटा, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है 6 मार्क्स। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स में आ रहा है। इन 6 मार्क्स वाले मार्किंग स्कीम में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे बेटा। अब इसको प्रॉपर कवर करने के लिए आपका ध्यान बोर्ड की तरफ। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिया है, बस आपका ध्यान समझने में जो मैं बता रहा हूं और याद करने में। ओके बेटा, तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा बोलिए? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो मित्रों, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेटा, वो चार्जेस के फ्लो होने के कारण। किसके? चार्जेस के। बेटा हर कंडक्टर के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। जब कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा, ये है कंडक्टर। कौन? कंडक्टर में है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मित्रों जब मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे? अपने आप तो कर नहीं सकते, तो बेटा हम यहां लगाएंगे बैटरी या सेल। बैटरी या सेल, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों? एक एंड होगा पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव। ठीक है ना बेटा? और जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज प्लस होता है कि माइनस? माइनस। वेरी गुड। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस तरफ। बोलो कौन इस तरफ आएंगे? और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। क्या फ्लो होगा? तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे साथ रिपीट करिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा चार्ज को बताते हैं Q से। किससे? Q से। और टाइम के लिए T। टाइम के लिए T। तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा I is Q by T। बोलिए करंट क्या आएगा? I is Q by T। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई होगा Q बाय T। करंट की यूनिट होगी बेटा एम्पियर। जल्दी बोलिए क्या होगी? एम्पियर। इज इट क्लियर? तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पूरी कोशिश मित्रों हम यहां पर ही याद करके घर जाए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको नोट्स दिए ना, उसमें सब कुछ अवेलेबल। करंट की यूनिट होगी बेटा एम्पियर। 2 मार्क्स में इतना लिखना इनफ है। इसके बाद बेटा कहानी को हम आगे अगर बढ़ाएं तो करंट के बाद अगली कहानी आती है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से बताते हैं बेटा। किससे? किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले इसका मतलब समझो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण ही करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण ही करंट फ्लो होगा। इसको डिफाइन कैसे करें सर, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी अजीब कहानी है बेटा इसको डिफाइन करने की। अगर मेरे पास कोई Q चार्ज है, कौन सा चार्ज? Q चार्ज। और ये है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, आपने नाम सुना है मैग्नेट? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना।
ऐसे ही चार्ज की किसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों। तो मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, कौन से फील्ड है और ये है इंफिनिटी, क्या है इंफिनिटी मतलब बहुत दूर की डिस्टेंस। तो बेटा इंफिनिटी से अगर कोई क्यू चार्ज, इंफिनिटी से अगर कोई आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, तो बताओ हमें वर्क लगेगा या नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा ना बेटा। तो क्यू चार्ज को लाने में लगने वाला वर्क कितना है मान लो W। अरे क्यू चार्ज को लाने में वर्क कितना है मान लो, तो यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब तो यूनिट चार्ज को लाने में लगेगा W बाय Q। इसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द, फिर से बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग unit charge from infinity to electric field। मुझे पता है बेटा ये थोड़ी अजीब डेफिनेशन है, बस याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा W बाय Q। क्या है बोलो? इसकी यूनिट होती है बेटा वोल्ट। क्या होती है बोलो? तो बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में से 2 मार्क क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, पूरे चांस से क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा बोलिए? तो आंसर में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इंफिनिटी टू। और फॉर्मूला क्या याद रखना? V is W by Q। फिर से बोलो V is W by Q। शाबाश। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी जरूर आएगा इस चैप्टर का। हाँ आता है, आया है, आ सकता है इसका न्यूमेरिकल। तो मेरा टास्क, मेरा टारगेट ये है बेटा कि कैसा भी क्वेश्चन आप आए अटेम्प्ट कर पाए बेटा। तो इसका न्यूमेरिकल कैसा मिलेगा हमको? तो सुनो, आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिल सकता है। ध्यान से सुनना, किसी 5 कूलम चार्ज, आपको मालूम है चार्ज की यूनिट कूलम है, क्या है बोलो? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। किसी 5 कूलम चार्ज को 3 वोल्ट पोटेंशियल में ले जाने का वर्क कैलकुलेट करिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। किसी 5 कूलम चार्ज को 3 वोल्ट पोटेंशियल में ले जाने का वर्क कैलकुलेट करिए। देखिए बेटा पूरा ध्यान लगाइए, आपको गारंटी समझ में आएगा, लगेगा सर वाकई बड़ा आसान। किसी 5 कूलम चार्ज, तो आपको चार्ज क्यों दिया है 5 कूलम को 3 वोल्ट पोटेंशियल मतलब V दिया है 3 में ले जाने का वर्क कितना लगेगा, यही निकालना है हमको। तो बेटा P is W by Q है ना बेटा। पोटेंशियल की जगह कितना लिखेंगे? 3। वर्क मुझे निकालना है बेटा, और चार्ज कितना है बेटा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, तो W इक्वल्स टू 15। वर्क की यूनिट, यूनिट यूनिट, वेरी गुड। वर्क की यूनिट होगी बेटा जूल। क्या होगी? तो मित्रों वर्क डन आया 15 जूल। 15 जूल समझ में आया? तो बेटा ये हमने अभी फिलहाल 2 बातें सीखी, एक इलेक्ट्रिक करंट और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद बेटा 2 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम बाबा। कौन से बाबा? याद आया कुछ? है ना, उम्मीद कर रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, चेहरे पे चमक दिख रही। हाँ, इन बाबा का नाम याद आ गया है।
और कुछ बच्चों को लग रहा है अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। डोंट वरी, आपने जितना भी पढ़ा नहीं पढ़ा आपको सारी चीजें यहाँ याद करा दी जाएगी। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाओ। कौन सा सेंस? कॉमन सेंस। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इस बॉडी को यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे आएगी, इसकी वेलोसिटी होगी, यस और नो? बोलो यस सर। हाँ, अरे जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे टकराती है तो उसकी वेलोसिटी होती है, यस और नो? बिल्कुल होती है। अब मैं और ऊपर हाइट पे ले जाऊं और छोड़ दूं तो बताओ वो ज्यादा तेजी से टकराएगी, यस और नो? वेरी गुड, बिल्कुल ज्यादा। तो आप बॉडी को जितनी ऊपर से नीचे फेंकोगे वो उतनी तेजी से टकराएगी, यस और नो? बस ओम बाबा ने भी इसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये बात कही बेटा कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे सर्किट में करंट भी उतना ज्यादा जाएगा। अरे तो कॉमन सेंस है। अरे जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे बेटा करंट भी उतना ज्यादा आएगा। सिंपल सी भाषा में बैटरी का वोल्टेज ज्यादा, अरे बैटरी का वोल्टेज ज्यादा तो सर्किट में करंट भी, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ओम बाबा ने ये कॉमन सेंस वाली बात बोल दी। अब ये बात अलग है, हम उस समय नहीं थे वरना हम ये बात बोल देते। चलो ठीक है, इनको मौका मिला तो इन्होंने कहा एक खास बात याद रखना बेटा इस लॉ में कि आपको कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन, कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है बोलो? क्या लेना है बोलो? सर व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब एक जैसी, चेंज नहीं करना है। जैसे अगर ये कंडक्टर है तो उसकी लेंथ, इसका एरिया, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो मित्रों पहले इसको शुद्ध हिंदी भाषा में समझा दूं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कर ही लेंगे। अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो भी वो अप्लाइड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल, अप्लाइड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल। तो इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, बोलो इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। फिर से बोलो if physical condition of conductor is constant, then current flowing in the wire, आवाज नहीं आ रही है, then current flowing in the wire is directly proportional to applied voltage। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है बेटा, ओम बाबा का लॉ। कौन से बाबा? तो V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल हटेगा, इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब प्रोपोर्शनल हटा है कौन आया है? कांस्टेंट। कौन आया है? कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट आएगा बेटा R। कौन? और V इक्वल्स टू R इंटू I। यहाँ R होगा बेटा रेजिस्टेंस। कौन बोलो? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फिर से बोलो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कहानी है बेटा ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। एक बार पुनः हम याद करेंगे। इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, बोलिए इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन current flowing in the wire, is directly proportional to applied voltage। और फिर हम लिखेंगे V proportional to और V equals to R into here R is called। अगर बेटा मैं ग्राफ बनाऊं वोल्टेज और करंट, इसमें बोलो तो इसके बीच में बनेगी स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। ये लाइन बता रही है कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी। बात समझ में आई? वेरी गुड। ये हमने ओम बाबा के लॉ को भी समझ लिया। 2 नंबर में आ सकता है और इतना लिखना बहुत है, इनफ है।
क्या आप जानते हैं बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? हाँ आपको पता है, कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को फ्लो करते हैं। किसको? इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को फ्लो। तो हम क्या लिखेंगे, मान ये भी नोट्स में अवेलेबल है आपके पास क्वेश्चन, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करो। मान लो इजी क्वेश्चन आया कि कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करो, तो हम लिखेंगे अ मटेरियल विच allow current to flow through it are conductor, and the material which do not allow to flow current are insulator। सरल सी भाषा में जो करंट को अलाउ करेंगे फ्लो होने के लिए वो कंडक्टर, और जो नहीं करेंगे वो इंसुलेटर। एग्जाम्पल के लिए इंसुलेटर में आप प्लास्टिक लिख सकते हो, क्या बोलो? और कंडक्टर में मेटेलिक वायर्स, मेटेलिक। इज इट क्लियर? पक्का? सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद 2 नंबर का अगला क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। डिफाइन इलेक्ट्रिक आर, है ना बेटा? डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर। मित्रों इमेजिन करो आप भीड़ में खड़े हो। कहां पर? भीड़ में। डोंट वरी, आपने मास्क लगा रखा है, कोविड का टाइम है, मुझे पता है। आप भीड़ में खड़े हो और अब आपको बोला आप दौड़ो। जब आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपस में टकराओगे, यस और नो? वेरी गुड, टकराओगे। वैसे ही बेटा अगर ये कंडक्टर है, मन की आंखें खोलो, इमेजिन करो, बताओ ये कौन है? अरे सर ये तो प्लास्टिक का पेन है ना। अरे मैंने बोला ना इमेजिन करो मेरे भाइयों, तो इमेजिन करा ये है कंडक्टर, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अरे बहुत सारे, पता है कितने? जितने हमारे सर में बाल है ना, उससे भी ज्यादा। जिनके बाल नहीं है भैया उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो भैया जितने, लगभग सभी के पास बाल है, मजाक कर रहा हूँ, मेरी कम लगता है, पर जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने सर में बाल हैं, जितने पास पास हैं, उससे भी डबल, अरे उससे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ भागेंगे, सर भागेंगे क्यों? अबे आपने बैटरी और सेल लगाई है ना, तो सारे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? बस उसी टक्कर का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? लेकिन हम उसको लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखते, हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं कि अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। बोलो, अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। बेटा बोलोगे तो भगवान आप ही का भला करेगा, याद हो जाएगा। तो बोलो, अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। फिर से बोलो, अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट is called resistance, is called resistance. Opposition offered in the flow of current is called resistance. It is denoted by R. It is denoted by R. बस आसान है। आप एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो, from Ohm's law, from Ohm's law, V equals to R equals to V by R equals to V by। तो ये रेशो है, क्या है? वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और तो आप ये भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, बोलो, वोल्टेज एंड करंट। बताइए, या आपने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया, 2 नंबर आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आया तो आएगा, डोंट वरी। समझ में आया? इजी लगा? वेरी गुड। तो ये है रेजिस्टेंस। फिर हम लिखेंगे इट्स यूनिट इज ओम। इट्स यूनिट इज ओम का सिंबल ऐसा बनता है बेटा, ये है ओम। कौन? ओम का सिंबल है बेटा, इट्स यूनिट इज ओम। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आंसर हमने सीखी। अब आगे बेटा, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जल्दी बोलो, क्या बोला मैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो बेटा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है,
What are the factors which affect resistance? जो नोट्स अवेलेबल कराया गया है इसमें सारे ये क्वेश्चंस हैं और आखिरी में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। हर चैप्टर की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं बता रहा हूं ना, आपका सारा काम हो गया, बस ध्यान बोर्ड की तरफ लगाओ समझने में। देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर। जल्दी बोलो क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। शाबाश, लेंथ ऑफ वायर में हम लिखेंगे R proportional to L। क्या लिखेंगे? R proportional to L। R proportional to L। शाबाश। दूसरा लिखेंगे एरिया। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से बोलो, आवाज नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर ये क्या होता है? बेटा ये कंडक्टर है, कौन है? तो ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे ये बात मान लो, ये कंडक्टर है ना बेटा, सिलेंड्रिकल है ना, तो इसका ये जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ। तो R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A। क्या होता है? 1/A। रेजिस्टेंस इनवर्सली किसके होता है बेटा? एरिया के। ये इनवर्सली है कि डायरेक्टली? इनवर्सली के डायरेक्टली? शाबाश, इनवर्सली बेटा। और तीसरा होता है नेचर ऑफ कंडक्टर। फिर से बोलो, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर। तो 3 फैक्टर है बेटा जो वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। पहला बोलो कौन? दूसरा बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। शाबाश। तीसरा बोलो नेचर ऑफ। अरे हाँ, वेरी गुड। हाँ ना, आपको रिपीट करना है, डिक्के। ठीक है। चलिए, तो ये है व्हाट इज रेजिस्टेंस का आंसर। व्हाट आर द फैक्टर्स which affect resistance। ये आपको सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब बेटा एक काम और करना, इसी क्वेश्चन में आप इन दोनों को कंबाइन करना, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 देकर ऑन कंबाइनिंग। क्या लिखेंगे? ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 R प्रोपोर्शनल ऊपर L और नीचे। अरे ऊपर L और नीचे। और आपको मालूम है, इतिहास गवाह है, जब जब प्रोपोर्शनल हटा है कौन आया है? कांस्टेंट। तो आएगा R इक्वल्स टू, नहीं, एक नया आइटम। एक और नया आइटम पता है किससे बताते हैं? ग्रीक लेटर। कौन सा? जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, हिंदी के अनाराम होते हैं, वैसे ही ग्रीक भाषा का एक अल्फाबेट है। कैसे बनाते हैं? ऐसे। इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? बोलो। क्या है? बोलो। तो R इक्वल्स टू रो L/A। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। कौन से बेटे? फिर से बोलो, कौन से बेटे? रेजिस्टिविटी। ये है मित्रों वायर का रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? वैसे टफ नहीं है, ये आसान है बेटा, बस थोड़ा सा ये है कि आपको फोकस करना है इसमें जो मैं बता रहा हूँ। हमने क्या क्या सीखा? ऐसा नहीं कि आगे आगे पार्ट पीछे, ये काम ना हो, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? कर लेंगे? याद है ना फॉर्मूला? I इक्वल्स टू Q बाय T। Q बाय T। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी गुड। फॉर्मूला याद है किसी को? V इक्वल्स टू, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, वेरी गुड, W बाय Q। अगला, ओम्स लॉ। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद, और रेजिस्टेंस के बाद वेरी गुड, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आगे बेटा चांसेस कम है, बट फिर भी
हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, डिफाइन रेजिस्टिविटी। कौन सा बोलो? डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अरे R इक्वल्स टू रो L बाय A। मैं बच्चों को उसको याद कराता हूँ, R इज रोले। अरे R इज रो L बाय A। बेटा R ए रेजिस्टेंस, कौन? रेजिस्टेंस। अरे आवाज नहीं आई, कौन? रेजिस्टेंस। बोलोगे तो याद होगा। L ए लेंथ, L ए है एरिया। तो कंडक्टर की लेंथ है L, एरिया है A। और R है बेटा रेजिस्टेंस। R कौन बोलो? रेजिस्टेंस। और रो है रेजिस्टिविटी। रो है रेजिस्टिविटी। रो है रेजिस्टिविटी। शाबाश। अब मित्रों R is rho into L by A। R is rho into L by A। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेजिस्टिविटी। अरे डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो मित्रों आपको ये फॉर्मूला लिखना है, we know that। क्या लिखोगे? we know that हमको तो मालूम है, बचपन से ही मालूम है सर। क्या? R equals to rho L by A। If, अब ध्यान से सुनना, अगर लेंथ को ले ले 1, लेंथ को ले ले 1, A को भी ले ले 1, देन आपको क्या मिलेगा? देखो इस फॉर्मूले में R इक्वल्स टू रो L की जगह A की जगह, तो R इक्वल्स टू, सॉरी A की जगह भी 1, तो R इक्वल्स टू रो। R इक्वल्स टू रो। ये आप सब बच्चों के लिए थोड़ी अजीब और नई बात है, मैं जानता हूं, पर बेटा याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा रेजिस्टिविटी डिफाइन करो, तो हम क्या करेंगे? वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखेंगे। पता चला फॉर्मूला ही भूल गए, फॉर्मूला भूल गया तो बर्थडे बन जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, है ना बेटा? तो R इज रो L बाय A। अगर L ए 1, A है 1, तो R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी आ गई। तो हम इसको लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट रेजिस्टेंस। बोलो मेरे साथ, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट रेजिस्टेंस of a conductor of unit length, of a conductor of unit length and unit area and unit area। अब सर ये यूनिट क्या है? अरे 1 को बोलते हैं बेटा यूनिट। 1 को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट, resistivity is numerically equal to that resistance of a conductor of unit length and unit area। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली उस रेजिस्टेंस के बराबर है वायर के जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया। इस तरह से मित्रों आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा रेजिस्टिविटी के कि कैसे डिफाइन करना। ये भी आपको नोट्स में अवेलेबल है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। अब बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अरे इलेक्ट्रिक पी से बता दो। आपने 9th में नाम सुना है पावर, बोलो यस सर। और अगर कोई बच्चा मेरे सामने यस सर बोल देता है तो मैं उससे जरूर पूछता हूँ क्या पढ़ा है बताओ। अरे सर पहले बोल देते, हम मना कर देते सर। बेटा पावर आपने सुना है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलो? 9th में पढ़ाई की? नहीं की है, वेरी गुड। सर तो 9th में पढ़ाई नहीं की सर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, बोलो रेट ऑफ डूइंग वर्क। अपने वाले बच्चे उससे बता रहा हूं भाई। अब क्या ट्रिक, जब भी वर्ड आए रेट, क्या है? तो अपॉन में टाइम आता है। क्या आता है? क्या आता है? तो वर्क अपॉन टाइम। क्या बोलो? होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन रेट ऑफ डूइंग वर्क। बोलो इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। अब दोस्तों आपको ये जो पावर सिखाया वो तो 9th वाला पावर था, पर अभी
अभी हमें बोला इलेक्ट्रिक पावर। आपको जानकारी होना चाहिए, मुझे नहीं पता है कि नहीं, कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। और यहां चूंकि इलेक्ट्रिक पावर की बात चल रही है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम होगा पावर। क्या होगा? पावर। तो पावर को हम डिफाइन करेंगे द रेट एट विच, बोलो, फिर से बोलो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। द रेट एट विच electric energy is consumed in the circuit is called electric power. तो पावर आएगा बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। बोलो क्या? याद आया? V कौन है? वोल्ट, वोल्टेज, और आई कौन है? करंट। तो P आएगा V इंटू, P आएगा V इंटू। शाबाश, ये है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक, तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। पावर का फॉर्मूला क्या है? बोलो, V इंटू। अब बेटा इसका एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आने के पूरे चांस है। 2 नंबर में आ रहा है ना बेटा क्वेश्चन, तो उसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सर कैसा न्यूमेरिकल? अच्छा, उसके पहले पावर की यूनिट होती है बेटा वॉट। क्या बोलो? पावर की यूनिट वॉट। शाबाश, इसका एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है किलोवाट। कौन सा वॉट? अरे हमारे घर में बल्ब होता है ना, उसको वॉट में मेजर करते कि नहीं करते? और बड़ा बल्ब हो तो किलोवाट। किलो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट। कितने वॉट? 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पता है कौन सा ऑब्जेक्टिव में आएगा? 1 हॉर्स पावर। अरे 1 हॉर्स बेटा, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की। कौन सी यूनिट बोलो? पावर की प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है बोलो? वॉट। हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट। 746 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट? 746। इज इट क्लियर? याद रखेंगे? क्या ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे बेटा 1 हॉर्स पावर इज कितने वॉट, तो कितने लिखोगे? 746। वेरी। इसके बाद बेटा इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। मैंने आपसे अभी कहा था ना न्यूमेरिकल कैसा? 100 वॉट बल्ब है। कितने वॉट? तो आप समझ जाना, वॉट बोला है मतलब यूनिट पावर। ये है पावर। क्या है? 100 वॉट बल्ब में 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। कितने एम्पियर? तो बताओ कितना वोल्टेज अप्लाई किया? कितना वोल्टेज? तो बेटा याद रखना, पावर अगर दिया जाए, करंट दिया जाए और वोल्टेज पूछे तो फॉर्मूला होगा P is V इंटू P is V इंटू पावर की जगह 100, वोल्टेज की जगह निकालना है ना, और करंट कितना है? 52। काट है, काटना पड़ेगा ना, तो उसको उससे कैंसिल करें, कितना आएगा? 50। तो V आया 50 वोल्ट पे 50। समझ में आया? अरे कोई डाउट? वेरी नाइस। इजी है कि नहीं बताओ? ये है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इसका न्यूमेरिकल आने के चांस 2 नंबर में पूरे हुए। बेटा याद रखना, इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। और भी डिस्कस